हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। सो आज की वीडियो लेसन में अपन डिस्कस करेंगे अमीनो अम्ल। इसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो अपन वृहद अणु देख रहे हैं, मैक्रोमोलिक्यूल अपन जो देख रहे हैं, उसमें से कार्बोहाइड्रेट और लिपिड अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और जो तीसरा पार्ट है अपना वो है प्रोटीन। और प्रोटीन की जो एकलक इकाई होती है, प्रोटीन जो बने होते हैं वो बने होते हैं अमीनो अम्ल से। तो अमीनो अम्ल की जो प्रॉपर्टीज़ है अगर वो अपने को पता होगी तो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो इजी होगा अपने को समझना। तो जो अमीनो अम्ल होते हैं इसकी अपन बात करते हैं। जैसा कि शब्द लिखा है अमीनो एसिड, जिसे अपन हिंदी में लिख रहे हैं अमीनो अम्ल। ठीक है, अमीनो अम्ल। तो ये जो शब्द लिखा है इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे कार्बनिक अणु होंगे जिसके अंदर अमीनो ग्रुप होगा, और अमीनो होता है NH2 समूह, और एसिड जो होता है वो होता है COOH। ठीक है, तो ये दो ग्रुप होंगे जिस भी पार्ट में, जिस भी कंपाउंड में, जिस भी यौगिक में, तो वो अमीनो एसिड है नॉर्मली। अब ये जो अमीनो एसिड है इसके बारे में अगर अपन बात करें तो सिंपल सा अपन देख सकते हैं इन दोनों पॉइंट से कि अमीनो एसिड के अंदर हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहीं से अपन डिस्कस कर सकते हैं वैसे कि इसके अंदर कार्बन होता है, इसमें हाइड्रोजन होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है, और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें सल्फर भी हो सकता है। मतलब कुछ अमीनो अम्ल में क्या हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो चार बताए जा रहे हैं तो आप इसको देख करके बता सकते हो कि इसमें नाइट्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें कार्बन, इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये तो अपन बोल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जिसके अंदर सल्फर होता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो भी अपन देखेंगे कि इसमें सल्फर होता है और किसमें नहीं होता है। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो लगभग 300 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं। लगभग ठीक है, लगभग 300 अमीनो अम्ल होते हैं भाई साहब। ठीक है, लेकिन 300 है तो क्या सारे काम के होते हैं या नहीं है? 300 में से लगभग 20 जो अमीनो अम्ल होते हैं वो ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही, वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया है कि अमीनो अम्ल जो होता है एकलक इकाई होती है जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन के निर्माण में जो 300 अमीनो अम्ल है वो काम में नहीं आता है, केवल 20 अमीनो अम्ल, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही काम में आते हैं। और जो प्रोटीन होता है इन अमीनो अम्ल का विषम बहुलक होता है। विषम का मतलब अलग अलग इकाइयाँ होती है, 20 अलग अलग जो प्रकार की, एक जैसा कोई भी नहीं होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो अमीनो अम्ल है वो एक्चुअल में है क्या। अमीनो अम्ल के लिए दूसरा शब्द भी अपन यूज में लेते हैं, प्रतिस्थापित मीथेन। प्रतिस्थापित मीथेन या मीथेन, मेथेन जिसे अपन बोलते हैं। और मीथेन क्या होता है, जिसके अंदर एक ही कार्बन होता है। ठीक है, एक ही कार्बन होता है और इसकी वैलेंसी क्या होती है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, या जिसे अपन बोलते हैं CH4। तो ये मीथेन है। और अभी आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है कि ऐसे कार्बनिक अणु की अपन बात करें जिसमें NH2 ग्रुप आता है और जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है। तो पहले केस में क्या होगा, जैसे ये फर्स्ट हाइड्रोजन जो आपको बताया जा रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन होगा माइनस और NH2 ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से हो जाएगी। मतलब हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, हाइड्रोजन की जगह अपन ने NH2 ग्रुप जोड़ दिया है। फिर वापस से इस वाले हाइड्रोजन को हटा देते हैं अपन, माइनस हाइड्रोजन, और इसकी जगह क्या जोड़ देते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ देते हैं, क्योंकि ऊपर इसके अंदर ये भी आना जरूरी है। तो ये NH2 अपना हो गया, ये COOH हो गया, ये H है, और ये भी क्या है, H है। फिर वापस से एक हाइड्रोजन को और अपन यहाँ से हटा देते हैं इस वाले को, और इसकी जगह एक R ग्रुप जोड़ देते हैं जो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, वेरिएबल ग्रुप होता है R। ठीक है, R कोई हाइड्रोकार्बन की चेन हो सकती है, सल्फर का ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोक्सिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो अब आगे देखेंगे। तो C NH2
COOH, ये R हो गया और ये अपना क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ये जो मीथेन है इसके जो हाइड्रोजन उससे प्रतिस्थापन किया उनका, मतलब दूसरा ग्रुप इसके साथ जोड़ा है, तो इसीलिए अपन अमीनो अम्ल को बोलते हैं प्रतिस्थापित मीथेन। तो एक हाइड्रोजन रहेगा और बाकी 3 ग्रुप यहाँ पर क्या हो गए, अलग हो गए, तो इसे ही अपन बोलते हैं अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल। क्लियर होगा ये इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो इस टाइप का जो ग्रुप अपने को मिलता है, ऐसा अमीनो एसिड, ठीक है, ऐसा अमीनो एसिड जिसके अंदर क्या होता है, इस टाइप का ग्रुप अपने को मिला है, मतलब जिसमें कार्बन जो बताया जा रहा है उसकी क्या होती है, जो चारों वैलेंसी है वो अलग अलग है। जैसे हाइड्रोजन अलग हुआ, NH2 अलग ग्रुप है, R अलग ग्रुप है, कार्बोक्सिल अलग ग्रुप है, तो ये जो चारों ग्रुप है वो अलग अलग है। और इस कार्बन के लिए, जिस कार्बन पर चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं, उसके लिए अपन टर्म यूज में लेते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ठीक है, आ गई बात समझ में, अल्फा कार्बन। जैसे कुछ एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, तो ये अगर R ग्रुप जो होगा वो वेरिएबल होगा, तो सबसे सिंपल अमीनो अम्ल की अपन बात करें, ये होगा, ये NH2 भी होगा और ये COOH भी होगा और ये हाइड्रोजन भी होगा। हर अमीनो अम्ल में केवल R जो ग्रुप है वो अलग होगा, बाकी ये तीनों तो कॉमन होंगे सबके अंदर। ठीक है, तो ये जो R ग्रुप है सबसे सिंपल, यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है सबसे सिंपल जो ग्रुप है, तो ये है जो अपना सबसे सरलतम अमीनो अम्ल। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन से सरल कोई भी नहीं हो सकता, और इसके लिए अपन टर्म यूज में लेते हैं ग्लाइसिन। क्या, ग्लाइसिन, ये है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन एक अपवाद है, किसका, जो अल्फा कार्बन है उसका। ठीक है, क्योंकि अल्फा कार्बन का मतलब चारों वैलेंसी अलग अलग होना है, लेकिन इसके अंदर चारों वैलेंसी अलग अलग नहीं है, इसमें ये भी हाइड्रोजन और ये भी क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये जो कार्बन है इसे अपन बोलते हैं, इस कार्बन को असम्मित, ठीक है, सॉरी सम्मित कार्बन, असम्मित नहीं, सम्मित कार्बन है, सममिति है इसके दोनों तरफ, ये सेम हाइड्रोजन, इसीलिए अगर इस एक्सिस से आप करोगे, किसी भी लाइन को पास करते हैं तो दोनों साइड में हाइड्रोजन सेम होंगे, तो ये सममित है। बाकी सारे, इसके अलावा बाकी सारे क्या होंगे, असम्मित होंगे, हाइड्रोजन ग्रुप के अलावा कोई दूसरा आएगा वैसे ही। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो अपना अमीनो अम्ल है उसे अपन उभयधर्मी बोलते हैं, या इंग्लिश में से अपन बोलते हैं एम्फोटेरिक यौगिक, एम्फोटेरिक कंपाउंड या उभयधर्मी यौगिक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर NH2 ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, इसीलिए NH2 ग्रुप है तो ये होता है इसकी क्षारीय जो प्रॉपर्टी है, क्षारीय लक्षण के लिए, और ये जो है COH, ये एसिड है, ये अम्ल है। एसिड और बेस दोनों एक के अंदर ही मिल रहा है, इसीलिए एम्फोटेरिक इसे अपन बोलते हैं, उभयधर्मी इसे अपन बोलते हैं। नेक्स्ट जो मैं बताना जा रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है NCERT को समझने के लिए। ये स्ट्रक्चर थी अमीनो एसिड की, सपोज कर लो ये R है और ये क्या है, हाइड्रोजन। अगर मैं इसे किसी भी टाइप से सोल्यूशन में रखूँ, किसी विलियन में रखूँ जिसके अंदर वाटर वगैरह है, ठीक है, विलियन वगैरह की अगर अपन जो बात कर रहे हैं उसके अंदर मैं इसे रखूँ, तो क्या हो सकता है, यहाँ पर ये जो अमीनो अम्ल है वो आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसके अंदर? आयन के अंदर। कैसे? जैसे सोल्यूशन की आपने बात की, तो कोई भी विलियन है, तो ऐसा विलियन जो प्रथम विलियन है वो सपोज कर लो अम्लीय है। अम्लीय का मतलब उसके अंदर क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन होंगे। अच्छा, ये जो पॉइंट, उससे पहले एक और पॉइंट रह गया यहाँ पर, वो डिस्कस करेंगे, पहले गलती से रह गया वो, कि ये जो पॉइंट है, ये जो अमीनो अम्ल है अपना, कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका जो हाइड्रोजन है
वो इस NH2 के साथ में चला जाता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगी, COOH और NH3 हो जाएगा यहाँ पर, और ये R ग्रुप है। तो हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और NH3 पे क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इस टाइप से एक ऐसा आयन या एक ऐसा अमीनो अम्ल जिस पर धनावेश और ऋणावेश मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं, इसके लिए अपन टर्म यूज में रहते हैं ज्विटर आयन। आयन का मतलब समझ में आता है, आयन यहाँ पर दिख रहे हैं प्लस और माइनस आपको, तो ये क्या हो गया, ज्विटर आयन हो गया। ठीक है, ज्विटर आयन हो गया है। तो अब इस ज्विटर आयन वाले जो अपना अमीनो अम्ल है, इससे अगर अपन किसी भी विलयन में रखें, विलयन का मतलब H2 वगैरह इसके अंदर हो सकता है, तो अगर H आयन फ्री है तो ये H आयन अम्लीय होते हैं वैसे कि पीएच स्केल की अगर अपन बात करते हैं तो 0, 7 और 14, 14 होता है। तो यहाँ H आयन जितना ज़्यादा होगा उसकी पीएच उतनी ही कम होगी, और OH आयन जितना ज़्यादा होगा उसकी पीएच उतनी ही ज़्यादा होगी। मतलब ये क्षारीय होगा 7 से ज़्यादा, और 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा। तो यहाँ जो H आयन है अगर वो फ्री है अपने पास और अमीनो अम्लों को अपन ने रखा है उसके साथ में, तो H आयन क्या करेंगे, ये जो H आयन है, इस H आयन को मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ जिससे अपना काम इजी हो जाएगा। ये जो H आयन है, ये H आयन प्लस है और अपने पास COO माइनस है, तो इसके साथ में रिएक्ट करेंगे तो नेक्स्ट क्या मिलेगा अपने को, COOH RH NH3। ठीक है, और दूसरे केस में अगर OH आयन है या क्षारीय माध्यम की अपन बात करें तो ये OH माइनस है, तो ये माइनस है तो किसके साथ में रिएक्ट करेंगे, प्लस के साथ में रिएक्ट करेंगे। अगर OH यहाँ से आता है और यहाँ का जो NH3 का एक हाइड्रोजन आता है तो H2O यहाँ से बाहर निकल सकता है, तो स्ट्रक्चर अपने पास क्या होगी, कुछ इस टाइप से होगी, COO माइनस H NH2 बचेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्सिल के साथ में आ चुका है H2O निकालने के लिए, माइनस H2O, और ये R ग्रुप है। तो OH वाले माइनस में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपने पास है, और इसके अंदर अपने पास कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है ये वाला। ठीक है, हाइड्रोजन या अम्लीय माध्यम के अंदर। आ गई बात समझ में। तो ये जो है एक टाइप से एनायन और कैटायन मिलाते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर बनाते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा, उतना इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे वाले पॉइंट पर अपन। अमीनो अम्ल जो ज्विटर आयन आपको बताया था, उसी में एक और पॉइंट अपन लेते हैं यूज में, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। मतलब समवैद्युत बिंदु जिसे अपन बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो जैसे पीएच की अभी अपन ने बात की थी, अम्लीय या क्षारीय माध्यम यहाँ पर हो सकता है, तो ऐसे पीएच या पीएच का ऐसा पार्ट या ऐसा बिंदु जहाँ पर जो अमीनो अम्ल है वैद्युत क्षेत्र में गति नहीं करते हैं। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम है उसमें जो अमीनो अम्ल है वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता, उसे अपन बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, नहीं आया समझ में, आ गया। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो अपन बोल रहे हैं उसका सिंपल सा मीनिंग है, मतलब पीएच जो होती है 0, 7 और 14, 0, 1, 2, 3 से लेकर 14 तक होती है। तो हो सकता है कि जो अपनी पीएच है वो 3 पीएच पर क्या होगा कि जो अमीनो अम्ल है वो क्षारीय और अम्लीय, या जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज था उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अमीनो अम्ल जो होते हैं विद्युत क्षेत्र में गति नहीं करते हैं। क्लियर, ये आपको ध्यान में रखना है।
अब अपन बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, इसके टाइप्स की अपन बात करते हैं, वर्गीकरण की। तो इसके वर्गीकरण में किस आधार पर अपन इसे वर्गीकरण करते हैं इसका, तो सबसे पहला है इनकी आवश्यकता और अनावश्यकता के आधार पर। ठीक है, आवश्यकता के आधार पर, क्या वो आवश्यक है या नहीं है, आवश्यकता के आधार पर। अगर वो आवश्यक है तब तो इसे अपन बोलते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल, और अगर वो आवश्यक नहीं है तो इसे अपन बोलते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। क्लियर? जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं उसमें से 20 में से 10 आवश्यक होते हैं और बाकी 10 ही क्या होते हैं, अनावश्यक होते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल उसे आप याद रख सकते हो, कौन सा आवश्यक और कौन सा अनावश्यक है। मतलब आवश्यक का मतलब क्या होता है, भोजन में इनका होना बहुत ज़रूरी है, भोजन में होना ही चाहिए। ठीक है, भोजन में होना इनका ज़रूरी है। जबकि अनावश्यक का मतलब इनकी ज़रूरत नहीं है, तो भोजन में नहीं भी हो तो भी चल जाएगा काम, भोजन में नहीं भी हो तो भी चल जाएगा। मतलब इनका संश्लेषण अपनी बॉडी कर सकती है, तो बाहर से इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, तो भोजन में नहीं होगा तो भी अपना काम चल जाएगा। ठीक है, ग्लाइसिन जो था, ग्लाइसिन को अगर छोड़ दे अपन तो बाकी सबके 2 रूप बनते हैं। जैसे एक पॉइंट रह गया, इसे मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद में वापस इसे कंटिन्यू करेंगे। NH2 था ये, और ये COH, ये R है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ग्लाइसिन में ये R की जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, बाकी सब में नहीं आता, यहाँ हाइड्रोजन कुछ दूसरा ग्रुप होता है। तो 2 जो इसके प्रतिबिंब समावी बन रहे हैं, जैसे इसके अंदर ये NH2 यहाँ आ जाएगा और ये R यहाँ आ गया, ये COOH है और ये H है। मतलब जैसे सपोज ये अपना मिरर है, कोई शीशा है यहाँ पर, ठीक है, तो इस शीशे के सामने मैं B लिखता हूँ तो मुझे इस शीशे के अंदर B उल्टा दिखेगा यहाँ से ऐसा। तो सेम वैसा ही है, यहाँ जो NH2 ग्रुप राइट साइड में था वो इसके में लेफ्ट साइड में आ गया, तो इसे अपन बोलते हैं D अमीनो अम्ल, और इसे अपन बोलते हैं L अमीनो अम्ल। तो ग्लाइसिन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो सम्मित होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है उसमें मोस्टली L अमीनो अम्ल मिलता है, और जो D अमीनो अम्ल है वो प्रोकैरियोट में मिलता है, और जो कुछ एंटीबॉडी होती है, कुछ प्रोटीन होते हैं उसके अंदर मिलता है D अमीनो अम्ल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो सेकंड आधार है अपना क्लासिफिकेशन का, वो आधार है इनकी रासायनिक प्रकृति पे। रासायनिक प्रकृति के आधार पर अपन अमीनो अम्ल को भी 3 टाइप में यहाँ पर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होगा वो होगा अम्लीय अमीनो अम्ल। मतलब ऐसे अमीनो अम्ल जिसमें जो अपना R ग्रुप था, ये COH हो गया, ये NH2 हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये R ग्रुप है। इस R ग्रुप की जगह कोई एक और अम्लीय ग्रुप यहाँ पर जुड़ा रहेगा, क्योंकि अभी तक ये जो स्ट्रक्चर इसके अंदर एक ही क्या है, अम्ल है, और एक ही क्या है, क्षार है, तो ये न्यूट्रल है, उदासीन है। लेकिन ऐसे अमीनो अम्ल जिसके अंदर R ग्रुप की जगह एक और COH या 2 या 3 COH या अम्लीय ग्रुप आएगा, उसे अपन बोलते हैं अम्लीय अमीनो अम्ल। ठीक है, आ गई बात समझ। जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करें, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक अम्ल हो गया, या एस्पार्टिक अम्ल हो गया, एस्पार्टिक,
एस्पार्टिक अम्ल। तो उसमें जो आर ग्रुप होता है ग्लूटामिक अम्ल में, वो होता है यहाँ पर, क्योंकि आर ग्रुप के साथ में होगा ये COOH वाला ग्रुप जो है, तो आर ग्रुप इसके अंदर होता है CH2 CH2 COOH। तो इस स्ट्रक्चर अपने पास कुछ इस टाइप से हो जाएगी, ये आर ग्रुप इज इक्वल हो जाएगा ये, तो आर ग्रुप में CH2 COOH और ये अपना हो गया NH2। तो इसके अंदर देखोगे आप तो आपको मिल जाएगा कि दो तो इसके अंदर क्या है, इस स्ट्रक्चर में अम्ल है और एक क्या है, क्षार है। तो अम्लीयता यहाँ पर ज़्यादा होगी, इसीलिए क्या हो गए, अम्लीय अमीनो अम्ल हो गए। क्लियर है? तो इसे अपन ये भी बोल सकते हैं कि मोनो अमीनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो का मतलब एक, अमीनो ग्रुप जो है एक ही है, डाई का मतलब दो, मतलब जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो कितना है, दो है। तो मोनो अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान में रखना है। दूसरा जो है क्षारीय अमीनो अम्ल, मतलब ऐसे अमीनो अम्ल जिसमें क्षार या जो NH2 ग्रुप होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे ये R था, ये NH2 है, ये COH है और ये H है। तो इस R की जगह क्या होगा, कोई NH2 ग्रुप यहाँ पर आएगा। तो मतलब अपन कह सकते हैं कि इस टाइप से जो R ग्रुप होगा, वही एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे अपन बात करें हिस्टिडीन वगैरह की, या आर्जिनिन की, या लाइसिन की, तो यहाँ जो क्षारीय अमीनो अम्ल है उसका एग्जांपल को याद रखने की ट्रिक है हाल फिलहाल वाला हाल। तो H4 हिस्टिडीन, A4 आर्जिनिन और L4 लाइसिन। तो ये क्या है, कुछ क्षारीय अमीनो अम्ल है या बेसिक अमीनो अम्ल है। जैसे लाइसिन की स्ट्रक्चर अपन देखें तो लाइसिन में क्या होता है, जो अपना R ग्रुप होता है वो होता है कुछ इस टाइप से, CH2 R इक्वल टू CH2 और NH2, मतलब 4 बार CH2 और एक NH2। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, इस टाइप हो जाएगी। ये तो सब सेम है, हाइड्रोजन भी क्या है, सेम है। अब इस R की जगह क्या होगा, ये वाला पूरा अपन रख देंगे ग्रुप। CH2 कितनी बार है, 4 बार है, तो मैं सीधा 4 बार लिख देता हूँ, और NH2, तो ये क्या हो गया, लाइसिन हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे लास्ट जो तीसरा टाइप है अपना, तीसरा जो प्रकार है वो है न्यूट्रल या उदासीन। उदासीन अमीनो अम्ल। न्यूट्रल अमीनो अम्ल जिसे अपन बोलते हैं। क्लियर? न्यूट्रल अमीनो अम्ल, तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये सिंपल सा फॉर्मूला था, NH2 H और ये R। तो NH2 ग्रुप जो होते हैं वो इक्वल होंगे किसके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के। तो ना अम्ल होगा ना क्षार होगा, वो क्या होगा, उदासीन होगा। और इसके एग्जाम्पल जो है बाकी बचे हुए 15, क्योंकि बाकी 15 अमीनो अम्ल, क्योंकि जो दो तो अपन ने अम्लीय देखे, 3 जो हाल बताया था वो क्षारीय थे, और बाकी जो बचे हुए 15 हैं वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, और इस टाइप का जो होगा वो मोस्टली ज्यूटराइन में मिलेगा। इस टाइप का जो अमीनो अम्ल है वो किस में मिलेगा, ज्यूटराइन में मिलेगा, मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा। और ऊपर वाले जो दो आपको बताए थे अम्लीय और क्षारीय, अम्लीय के अंदर देखेंगे नेट चार्ज अपन, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे इसे वापस से, अम्लीय के अंदर अगर अपन देखें नेट चार्ज, ठीक है, तो अम्लीय में क्या हो सकता है कि NH3 यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है इसमें, अगर हाइड्रोजन यहाँ पर जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन साथ साथ में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये भी तो है, तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, और ये क्या होगा, प्लस होगा। फिर अगर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जाएंगे तो NH3 की जगह ये क्या हो जाएगा, NH4 हो जाएगा। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 माइनस है और 1 प्लस है,
इसीलिए इस टाइप के जो अमीनो अम्ल होते हैं वो एनोड की ओर जाते हैं। एनोड का मतलब पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 माइनस है और 1 प्लस है, तो 1 प्लस माइनस बैलेंस भी करता है, 1 बचता है तो वो एनोड की ओर जाएंगे, मतलब प्लस पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएंगे। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर 2 प्लस हो जाएंगे और 1 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इस टाइप के जो अमीनो अम्ल होंगे वो कैथोड की ओर जाएंगे, माइनस की ओर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पर क्या है? ज़्यादा है। आ गई बात समझ? और उदासीन तो कहीं नहीं जाएंगे, बेचारे पड़े रहेंगे एक जगह, कोई दिक्कत ही नहीं उदासीन वालों को तो। अरे क्लियर होगा इतना तो? नहीं है तो बता देना कमेंट करके, दुविधा का हल आपका निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो अमीनो अम्ल है उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी अपने को दे रखी है। अच्छा, हाँ, वैसे और कुछ अमीनो अम्ल के टाइप है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि कुछ अमीनो अम्ल ऐसे भी होते हैं जो सल्फ़र जिसके अंदर होता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट अपन डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट और पॉइंट्स, अन्य महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो हेडिंग लगा लीजिएगा। कुछ ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिसके अंदर सल्फ़र होता है, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो अम्ल, मतलब ऐसा अमीनो अम्ल जिसके अंदर क्या होता है? सल्फ़र होता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इनकी स्ट्रक्चर वगैरह सब आपको बता रखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो सल्फ़र में आता है CMC, मतलब सिस्टीन, मिथियोनिन, और एक और आता है, क्या था? सिस्टीन, मिथियोनिन हो गया, और एक और सिस्टाइन। देखिए सिस्टीन जो लिखा है, एक तो CYSTINE लिखा है और दूसरा है CYSTEINE, सिस्टाइन। ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर क्या होता है? एल्कोहलिक ग्रुप होता है। अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप होता है अमीनो अम्ल में, और उसके कुछ एग्जाम्पल जैसे एस्टी, सेरीन और थ्रियोनिन। इंग्लिश में ही नाम है इनके, हिंदी में कोई नाम नहीं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर रिंग होती है, एरोमेटिक अमीनो अम्ल जिसे अपन बोलते हैं, मतलब वले होंगे इनके अंदर। और एरोमेटिक में जैसे फिनाइल, एलेनाइन, टायरोसिन, इनके अंदर क्या होती है? कुछ इस टाइप से रिंग हो सकती है ये, ठीक है, चाहे बेंजीन रिंग हुआ, चाहे दूसरी कोई रिंग हुई, वो हो सकती है। और सबसे लास्ट में होता है विषम चक्रीय, हेट्रोसाइक्लिक जिसे अपन बोलते हैं, मतलब जो रिंग स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा पदार्थ आ सकता है, मतलब मॉलिक्यूल आ सकता है, या तो ऑक्सीजन हुआ या नाइट्रोजन हुआ, ठीक है। तो इस रिंग में कोई दूसरा कार्बन के अलावा मॉलिक्यूल आ रहा है तो उसे अपन बोलते हैं विषम चक्रीय, जैसे ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, प्रोलीन, एक्सेट्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आ गई बात समझ में, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे जो जटिल अमीनो अम्ल होता है, जैसे सबसे सरल तो होता है ग्लाइसिन क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन होता है, सबसे जटिल जो होता है वो होता है ट्रिप्टोफैन। तो जटिलतम अमीनो अम्ल जो होता है वो कौन सा होता है? ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात समझ में, कुछ 2 पॉइंट और हैं, 1-2 पॉइंट, उसके बाद में अपना आज का सेशन हो जाएगा कंप्लीट। ट्रिप्टोफैन जो होता है सबसे जटिल, मैंने आपको बताया। और ये जो ट्रिप्टोफैन होता है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड जिसे अपन बोलते हैं, पादप वृद्धि हार्मोन वाले चैप्टर में अपन इसे पढ़ते हैं। इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है उसके निर्माण में सहायता करता है ट्रिप्टोफैन।
ठीक है। एक टायरोसिन जो आपको अभी ऊपर बताया था एरोमेटिक के अंदर, तो ये जो टायरोसिन होता है मिलेनिन जो वर्णक होता है, जो स्किन वगैरह में मिलता है, मिलेनिन पिगमेंट या वर्णक जो होता है जिसकी वजह से डार्क या लाइट स्किन होती है, गोरा काला भूरा वगैरह, या थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, प्लस एड्रेनलिन जो होता है एड्रिनल ग्लैंड से जो होता है, और नॉर एड्रेनलिन ये भी एड्रिनल से ही होता है। इन्हीं के निर्माण में सहायता करता है कौन? टायरोसिन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इस टाइप से होता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में जब अपन मिलेंगे तो प्रोटीन स्टार्ट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार है। इसे 1 या 2 बार आप पढ़िए, नोट कीजिए, ताकि प्रोटीन आपको इजीली समझ में आ जाए। सो देखने और सुनने के लिए शुक्रिया।